हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जो है सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080 और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आज हमारा टॉपिक है बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे और बहुत अच्छे से आज करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है बर्डन ऑफ प्रूफ, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इससे संबंधित जो हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 104 की, लेकिन इसको समझने से पहले ये समझो कि हमें है ना एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है, वो कोई बात कह रहा है और वो ये चाहता है कि कोर्ट जो है वो उसके फेवर में जजमेंट दे, यानी कोर्ट अगर जजमेंट देगी, कोर्ट अगर निर्णय देगी तो उसके फेवर में देगी, उसके पक्ष में देगी। तो ये बात अब यहाँ पर ए को ही प्रूफ करनी होगी और बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो ए के ऊपर ही रहने वाला है। यानी जो पार्टी, जो पक्षकार दावा करती है कि उसे अपने दावे के सपोर्ट में प्रूफ देना होता है, ठीक। और एक चीज़ ध्यान यहाँ पे रखनी है कि सबूत का भार कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, ये हमेशा उसी व्यक्ति पर होता है जो क्लेम करता है। तो सेक्शन के हिसाब से या अगर हम इससे संबंधित प्रोविज़न देखें तो जो कोई कोर्ट से ये चाहता है कि वह किसी ऐसे विधिक अधिकार यानी लीगल राइट या लाइबिलिटी के बारे में निर्णय दे जो फैक्ट के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें का वह दृढ़ कथन करता है, उनके बारे में वो ठोक कर कह रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो ये बात उस व्यक्ति को ही साबित करनी होगी और कि उन तथ्यों का, उन फैक्ट का अस्तित्व है। मतलब जो कोर्ट से ये कह रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, तो वो कौन साबित करेगा? वही व्यक्ति साबित करेगा ना जो कह रहा है कोर्ट में। और जब कोई व्यक्ति किसी फैक्ट का अस्तित्व साबित करने के लिए बाउंड है, आबद्ध है, तब यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं जो इसी में दिया गया है। जब हम इस सेक्शन को देखते हैं, ए कोर्ट से ये चाहता है कि बी को उस अपराध के लिए पनिशमेंट करने का, मतलब बी को उस अपराध के लिए पनिशमेंट मिले जिसके बारे में ए कहता है कि बी ने वो अपराध किया है। अब ए कह रहा है अपनी तरफ से कि भाई हाँ बी ने वो अपराध किया है। अब ए अपनी तरफ से कह रहा है, तो ए क्या चाह रहा है कोर्ट से कि बी को सज़ा मिले। कोर्ट जो है वो अपने जजमेंट में बी को सज़ा सुनाए। तो अब ये बात कौन साबित करेगा कि बी ने अपराध किया है? ए ही तो साबित करेगा ना। तो सबूत का भार किस पर आ गया? ए पर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे सिंपली यही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट से कोई चीज़ चाहता है कि कोर्ट भाई मेरे पक्ष में, मेरे फेवर में जजमेंट दे, तो इस चीज़ को साबित करेगा वही व्यक्ति जो चाहता है कि मेरे फेवर में कोर्ट का जजमेंट आए, ठीक। समझ आई चीज़? तो सेक्शन सिंपली हमें ये बताता है कि किसको हम कहेंगे कि सबूत का भार है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि किस पर होता है। मतलब वो जो हमने बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ा वो किस पर होता है सिंपली। तो धारा 105 ये कहती है, सबसे पहले इसको समझने से पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, लेकिन किस पर होगा, यानी ये चेंज होता रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है, किसी भी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो फेल हो जाएगा, जो असफल हो जाएगा, अगर दोनों में से किसी तरफ से कोई भी साक्ष्य ना दिया जाए। यानी अगर हम इस धारा के हिसाब से देखें तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो, मतलब जिसके पक्ष में जजमेंट नहीं आता है, यदि दोनों में से किसी तरफ से कोई एविडेंस ना दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल सुनो, बी पर उस ज़मीन के लिए ए मुकदमा चलाता है जो बी के कब्जे में है और जिसके बारे में ए ये कहता है कि वो बी के पिता सी को वसीयत के द्वारा ए के लिए दी गई थी। अगर किसी भी तरफ से मान लो कोई एविडेंस ना दिया गया, ना ए की तरफ से और ना ही बी की तरफ से, तो बी इसका हकदार हो जाएगा और वह अपना कब्जा रखे रहेगा। अब यहाँ पे सबूत का भार किस पर आ गया? ए पर आ गया। फिर से वही चीज़, ए ही तो कह रहा है ना कि उसके पक्ष में जजमेंट आए, तो यहाँ पे कौन साबित करेगा? यहाँ पर ए साबित करेगा। यानी ये जो सेक्शन है आपका, ये इनडायरेक्टली साबित करने के भार की बात कर रहा है। और
जब हमने अभी ऊपर सेक्शन 104 देखा, वो सिर्फ एक तरफा बात कर रहा था, यानी उस व्यक्ति की जो या तो चाहता है या दृढ़ कथन करता है, जबकि 105 अगर हम देखें तो दोनों में से किसी भी तरफ से इसका बात कर रहा है कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बताएगा, उस चीज़ को साबित करेगा, है ना। तो जब हमने इसका इलस्ट्रेशन देखा, इसका उदाहरण देखा, तो हम देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर ए ये चाहता है कि हाँ भाई मेरे पक्ष में जजमेंट आए, तो फिर ए को ही साबित करना पड़ेगा। और अगर मान लो बी ने अपनी तरफ से कोई प्रूफ दे दिया, तो फिर बी के फेवर में जजमेंट आ जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ समझ आई। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम इसमें केस लॉ देखेंगे। देखो केस लॉ में बताया गया है रणछोड़ बनाम बाबूभाई 1942। केस थोड़ा पुराना है, लेकिन केस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस बताया कि सबूत का भार क्या होता है और साबित करने का भार क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि जो सबूत का भार होता है वो उस व्यक्ति पर होता है जिसे कोई फैक्ट साबित करना होता है, जो अभी हमने सेक्शन 104 में पढ़ा, ठीक। जिसे कोई व्यक्ति तथ्य को साबित करे और वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा उसी पर्सन पे बना रहता है। जबकि साबित करने का भार हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि साक्ष्य के मूल्यांकन में ऐसा भार लगातार चेंज होता रहता है, ठीक। जो भी अपनी तरफ से एविडेंस दे देगा उसी के फेवर में जजमेंट आएगा और वही उस चीज़ को प्रूफ करेगा, है ना। तो 104 और 105 में ये डिफरेंस है। 104 में क्या हो रहा था, 104 में हमने देखा था कि ए चाह रहा था कि मेरे फेवर में जजमेंट आए, तो ए ही उस चीज़ को प्रूफ करेगा, ठीक। और यहाँ पे चेंज हो रहा है 105 में। नेक्स्ट हम अगर बढ़ें आगे की तरफ, तो इसमें और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। 106 अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो ये बताता है कि अगर कोई भी विशिष्ट तथ्य हैं, ठीक, कोई भी स्पेशल फैक्ट हैं, उनके बारे में सबूत का भार क्या है। तो देखो 104 और 105 दोनों ही हमें जनरल रूल बताते हैं, जबकि 106 से हमें ख़ास नियम के बारे में पता चलता है, यानी जो स्पेसिफिक रूल्स हैं, ठीक। 106 जो है वो पर्टिकुलर फैक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई फैक्ट है जो सिर्फ ए ही जानता है, तो अगर ए चाहता है कि कोर्ट उसकी बात पर यकीन करे, तो ए को ही वो साबित करना होगा, है ना, क्योंकि जानता तो ए ही है ना। अब जब जो चीज़ ए को ही पता है तो उसे उसको साबित करना होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसका छोटा सा एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। सेक्शन के हिसाब से जो न्यायालय से ये चाहता है कि उसके अस्तित्व में कोर्ट किसी भी फैक्ट के अस्तित्व में विश्वास करे जब तक कि किसी लॉ के द्वारा कोई उपबंधित ना हो, उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर ही होगा। यानी लास्ट लाइन देखो क्या बताया गया है, इसका एक्सेप्शन दिया गया है कि जब तक लॉ ना कहे, जब तक कानून ना कहे तो कि ये फैक्ट किसी और को प्रूफ करना होगा, तब तो वही करेगा जिसको कोर्ट कह रहा है, जिसको लॉ कह रहा है। अदरवाइज वही व्यक्ति करेगा जो खास तौर पर उसके बारे में जानता है। अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन, एक दृष्टांत देखो, चाहे आप इसको उदाहरण के तौर पर भी लिख सकते हो। बी पर चोरी के लिए ए जो है वो मुकदमा चलाता है, उस पर वाद लाता है और कोर्ट से चाहता है कि कोर्ट उसकी बात पे विश्वास करे और ये मान ले कि हाँ बी ने ही चोरी की मंजूरी सी से की थी, चोरी का एडमिशन, चोरी की स्वीकृति की थी। ए को ये स्वीकृति साबित करनी पड़ेगी और बी न्यायालय से चाहता है कि वह ये विश्वास करे कि चोरी के समय पर वो कहीं दूसरी जगह पर था, तो उसे ये बात साबित करनी पड़ेगी। तो दोनों को अपनी अपनी बात साबित करनी पड़ेगी। वो चीज़ जो किसी एक व्यक्ति के ज्ञान में है, तो वो बात कौन करेगा साबित, वही व्यक्ति करेगा, ठीक। समझ आया। तो अगर कहीं विशिष्ट तथ्यों के बारे में बात हो रही है, तो जैसे हमने 104 105 में तो सिर्फ जनरल रूल के बारे में पढ़ा, लेकिन ये पर्टिकुलर फैक्ट्स की बात करता है कि जो पर्टिकुलर फैक्ट्स होते हैं, जो किसी एक ही व्यक्ति के ज्ञान में होते हैं, वो वही उनको साबित करेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 107 और थोड़ा और इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ और चीज़ें दी गई हैं। सेक्शन 107 कहता है कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए साबित करने वाले तथ्यों को साबित करने का भार। अब यहाँ पे कौन इस चीज़ को प्रूफ करेगा, और इसमें देखो साक्ष्य को ग्राह्य बनाने वाले तथ्यों की बात हो रही है। सेक्शन के हिसाब से ऐसे फैक्ट को साबित करने का भार जिसका साबित करना किसी व्यक्ति को किसी दूसरे फैक्ट का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए ज़रूरी है, वो उसे साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो ऐसा एविडेंस, ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। तो जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता हो, तब उसे फैक्ट को प्रूफ कौन करेगा, उसे कौन साबित करेगा, वही व्यक्ति करेगा ना जो ऐसा फैक्ट देना चाहता है। जैसे उदाहरण सुनो,
बी के द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को ए साबित करना चाहता है। अब मरते हुए व्यक्ति ने कुछ बोला, उसने कोई स्टेटमेंट दी है ना अपनी मृत्यु के कारण के बारे में कि किस वजह से उसकी मौत हो रही है, तो ये होता है डाइंग डिक्लेरेशन। अब बी के द्वारा जो डाइंग डिक्लेरेशन किया गया है उसको ए साबित करना चाहता है कोर्ट में कि ये बी का ही डाइंग डिक्लेरेशन है। तो ए को बी की डेथ जो है वो साबित करनी होगी। डाइंग डिक्लेरेशन किस बारे में है? बी की डेथ के बारे में है। अब पहले किस चीज़ को प्रूफ करना होगा? बी की डेथ को, तभी तो वो डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ होगा। तो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जब तक डेथ साबित नहीं होगी तब तक डाइंग डिक्लेरेशन भी साबित नहीं होगा। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही है और यहाँ पे ए देना चाह रहा है तो ए को ही पहले बी की मृत्यु साबित करनी होगी, उसके बाद वो डाइंग डिक्लेरेशन साबित करेगा। समझ आया? तो सेक्शन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? डेथ के ऊपर। सिंपल। नेक्स्ट आता है सेक्शन 108 और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है कि यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंदर आता है। अपवाद मतलब एक्सेप्शंस, जिसमें कोई व्यक्ति एक तरीके से बचाव ले सकता है। और ये हमने बीएनएस में भी पढ़े थे, काफ़ी सारे हमने पढ़े थे ना जनरल एक्सेप्शंस। तो इसे हमें बीएनएस के साथ पढ़ना है अगर हम देखें तो यहाँ पे इसमें बताया गया है सेक्शन 108 के हिसाब से कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, अभियुक्त मतलब वो है ना एक्यूज है एक तरीके से, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को जो ये कहता है कि उसे अपवाद का फ़ायदा मिलना चाहिए। अब कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई मैंने जो भी क्राइम किया है या मैंने जो भी ऑफेंस किया है, मेरा मामला ऐसा है कि मेरा मामला एक्सेप्शन के अंदर आना चाहिए, मुझे एक्सेप्शन का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसके साधारण अपवादों में से किसी विशेष अपवाद या परंतुक में मेरा मामला आता है। अब वो फ़ायदा लेना चाह रहा है व्यक्ति कि जो मैंने अपराध किया है या तो वो एक्सेप्शन के अंदर आएगा या फिर जो उसमें परंतुक दिए गए हैं, जो प्रोवाइजो दिए गए हैं, उसके अंदर आता है। तो यहाँ पे कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, ये उदाहरणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति अपवाद में नहीं आता। कोर्ट क्या मानकर चलता है कि भाई जो भी इसने ऑफेंस किया है वो अपवाद के अंदर नहीं आता, इसको बचाव नहीं मिलेगा। बट व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं, जिस चीज़ का मुझ पर आरोप लगा है या जिस चीज़ का मैं अभियुक्त हूँ जिस अपराध के लिए, उसका मेरा जो मामला है वो अपवाद के अंदर आता है, तो मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये बात कौन प्रूफ करेगा कि मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए? वही प्रूफ करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे बीएनएस में जो भी कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं या जो परंतु वगैरह दिए गए हैं उनमें मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए, तो कोर्ट में उसी व्यक्ति को प्रूफ करना है कि मेरा जो अपराध है वो अपवादों के अंदर आता है। अदरवाइज कोर्ट यही उपधारणा करेगा कि नहीं, उसका मामला अपवादों के अंदर नहीं आता। सिंपली बीएनएस की बात हुई है। तो यहाँ पे इस बात को एक्यूज को ही प्रूफ करना होगा, है ना, वो जो अभियुक्त है उसे ही साबित करना होगा। एग्जाम्पल सुनो, ए जो है वो हत्या का अभियुक्त है, मतलब उस पर मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं और वो ये कहता है कि पागलपन के कारण, मतलब चित्त विकृति के कारण वह उस काम के नेचर को, जो भी कुछ उसने किया, जो भी एक्ट उसने किया, उसके बारे में वो नहीं जानता था। तो सबूत का भार यहाँ पे किस पर होगा? ए पर ही तो होगा, वही तो एक्यूज है मर्डर के उसमें, अपराध में। तो यहाँ पर उसे ही साबित करना पड़ेगा जिससे कि उसे अपवाद का फ़ायदा मिल सके, है ना, उसे उस एक्सेप्शंस का फ़ायदा मिल सके और उसे सज़ा थोड़ी कम मिल सके। ठीक, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर देखो सिंपल है, एग्जाम्पल से चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो सेक्शन जो है वो अपवादों की बात करता है। केस लॉ की बात करें, रविंद्र कुमार डे वर्सेस उड़ीसा राज्य 1976। इस मामले में एक्यूज पर एक आरोप था कि उसने क्या किया, सरकारी पैसा 6 महीने के लिए अपने पास रखा। उसने अपनी सफाई में कहा कि भाई ये जो पैसा है उसे गांव वालों में बांटने के लिए दिया गया था जिनकी ज़मीन उसने एक्वायर की थी, अर्जित की थी। अब गांव वालों को आपत्ति हुई, उन्होंने आपत्ति की और पैसा लेने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें राज़ी करने की बात ही चल रही थी, इसलिए बार बार पैसा जो है वो खजाने से निकालने और जमा करने के झंझट से बचने के लिए उसने क्या किया, वो पैसा अपने पास रख लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे बरी कर दिया और जो यहाँ पे 3 सिद्धांत कोर्ट के द्वारा दिए गए थे इस केस में। पहला सिद्धांत ये था कि यह साबित करने का भार हर स्थिति में प्रोसिक्यूशन पर होता है, मतलब अभियोजन पर होता है और अभियोजन को ही इस बात का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा कि अभियुक्त के द्वारा बचाव में जो भी बातें कही गई थी वो बिल्कुल कमज़ोर और झूठी हैं, पहली चीज़। दूसरा, जो
अपराध था उसके लिए ये उपधारणा की जाती है कि जो अभियुक्त है वो निर्दोष है, मतलब उसने अभी कोई अपराध नहीं किया जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए। तीसरी, अभियोजन का यह भार कभी नहीं बदलता। तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कोर्ट ने इस केस में कही। और ये केस जो है क्योंकि मामला अपवादों के अंदर आता है, इससे रिलेटेड है और इस सेक्शन से आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये केस लॉ डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 109, बात करता है विशेष रूप से ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार। अब देखो यहाँ पे विशेष रूप से ज्ञात तथ्य मतलब जो फैक्ट हैं वो किसी ने विशेष रूप से पता किए हैं और उनको साबित करने का भार। तो जब कोई फैक्ट विशेष रूप से किसी व्यक्ति को पता होता है, उसको ज्ञात है, तब उस फैक्ट को साबित करने का भार उसी पर होता है। ठीक, तो यहाँ पे सेक्शन 109 की बात हो रही है और ये कह रहा है कि ये स्पेशली विद इन नॉलेज की बात कर रहा है, यानी कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपकी नॉलेज में है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी आप पर ही होगा। यानी अगर कोई फैक्ट जो सिर्फ एक व्यक्ति को पता है तो उसका प्रूफ भी तो वही देगा ना, सीधी सी बात है। उदाहरण के तौर पर बी पर रेल में बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है कि उसके पास टिकट नहीं था और वो फिर भी ट्रैवलिंग कर रहा है बिना टिकट के। तो ये साबित करने का भार किस पर होगा? बी पर ही होगा। सॉरी, बी लिखा है ना यहाँ पे, तो उसी पर होगा कि भाई उसके पास टिकट था। ठीक है ना, क्योंकि उसी की नॉलेज था, विद इन उसकी नॉलेज की बात हो रही है। इसमें केस लॉ देखो, सुच्चा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 का केस है और इस केस में व्यक्ति को पहले अपहरण किया गया, फिर उसे मार दिया गया। कोर्ट ने कहा कि फैक्ट पर निर्भर करते हुए कोर्ट ये उपधारणा कर सकता था कि जितने भी अपहरणकर्ता थे, जिन्होंने भी उसको किडनैप वगैरह किया था, उन्होंने मिलकर हत्या की होगी। जो अभी अपहरणकर्ता ये कह रहे थे कि उन्होंने उसको किडनैपिंग नहीं की थी या उन्होंने किडनैप तो किया था बट उसको मारा नहीं था, उसका मर्डर नहीं किया था, तो वे अपनी बात साबित कर सकते हैं। यानी अगर कोई फैक्ट कई सारे लोगों से रिलेटेड है और उसमें मान लो कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो उसको पता है कि इसमें ऐसा कुछ हुआ है या कुछ चेंजेस है, तो उसकी विद इन नॉलेज, जिसकी नॉलेज में है वो खुद ही साबित करेगा उस चीज़ को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है ये भी। सेक्शन नंबर 110, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 साल के अंदर जीवित होना ज्ञात है। अब देखो ये जो सेक्शन है ये कह रहा है कि जो व्यक्ति मर गया है, जो ये कहता है कि भाई किसी व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्न है और ये बात है कि भाई वो मरा है या जिंदा है, वो जीवित है, तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं नहीं वो तो मर गया है, तो कौन साबित करेगा? वही करेगा ना जो कह रहा है कि वो तो मर गया है। थोड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन ये कहता है जब कोर्ट के सामने प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है और ये दर्शित किया गया है कि वो 30 साल के अंदर तक तो जीवित था, तब ये साबित करने का भार कि वो मर गया है उस व्यक्ति पर है जो उसे अभिपुष्ट करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार है और 30 साल के अंदर उसके बारे में पता है कि भाई वो तो 30 साल के अंदर तो वो जीवित ही था, अब अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो मर गया है तो ये चीज़ उसी व्यक्ति को साबित करनी पड़ेगी। ठीक, और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट केस है जो हम देखेंगे। केस का नाम है आर वर्सेस लेमले, 1869 का केस है। इस मामले में एक महिला थी, उसको द्विविवाह विवाह यानी बाइगेमी के लिए अभियोजित किया गया, मतलब उस पर बाइगेमी का केस चलाया गया। उसने एक व्यक्ति से 1836 में शादी की थी, 1836 में उसने शादी की थी और 1843 यानी 1843 में उसे छोड़ दिया। फिर 1847 में किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। तो जिस दिन उसने पहले पति को छोड़ा था उस दिन से किसी ने उसे ना तो देखा था ना ही उसके बारे में सुना था, उसके पहले हस्बैंड के बारे में। कोर्ट ने कहा कि विवाह के 4 साल पहले तक तो वो जीवित ही था, इसलिए यही मानकर चलेगा, कोर्ट यही उपधारणा करेगा कि द्विविवाह विवाह यानी बाइगेमी के समय भी वो जीवित ही था। अपील होने पर इस निर्णय को रद्द कर दिया गया और यहाँ पे जो कोर्ट थे उन्होंने कहा कि भाई जो द्विविवाह था उसके ट्रायल में अभियोजन को ये साबित करना था कि बाइगेमी के टाइम पर वो जीवित था, किसी पहली तारीख को वो जीवित था या नहीं। यहाँ पर ये उपधारणा भी की जा सकती है और नहीं भी की जा सकती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो हेल्थ होती है वो एक दिन पहले कुछ और होती है और एक दिन बाद कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कोर्ट ने इस केस में कही। ये केस आपका इस सेक्शन पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर यहाँ पर
कोर्ट ये देखता है कि भाई कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जीवित है ना, एक व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि वो तो जीवित है, मतलब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु साबित करने के भार की बात हो रही है, और वो भी यहाँ पे टाइम लिमिट देखो 30 साल के अंदर, 30 साल के अंदर बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है ना टाइम लिमिट 30 ईयर्स की दी गई है, और यहाँ पे मृत्यु साबित करने की बात हो रही है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि हाँ भाई वो मर गया है, तो साबित कौन करेगा? वही करेगा ना जो कह रहा है कि वो मर गया है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 111। ये कह रहा है कि यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 साल से कुछ नहीं सुना वह जीवित है। अब देखो ये बिल्कुल 110 का उल्टा है, 110 का उल्टा है। अगर कोई ये कहे कि वो व्यक्ति जिंदा है, वो जीवित है, तो सबूत का भार उसी पर होगा। 110 में हमने क्या कहा था कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो मर गया, 30 साल के अंदर कोर्ट ये मान के चल रहा है कि वो जिंदा है, बट व्यक्ति ये कह रहा है कि वो मर गया, तो उसकी मृत्यु साबित करनी पड़ेगी, उसको उसे बताना होगा कि हाँ वो मर गया। अब यहाँ पे ये साबित करने का भार कि 7 साल से उसने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, फिर भी वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं वो तो जीवित है, तो फिर ये बात भी उसी को साबित करनी पड़ेगी। तो जबकि कोर्ट के सामने प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है, किसी व्यक्ति के जीवित होने या मरने के बारे में कोर्ट के सामने क्वेश्चन अराइज हुआ है, और ये साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 साल से किसी ने कुछ भी नहीं सुना। अब कोई व्यक्ति है, उसके बारे में 7 साल से किसी ने कुछ नहीं सुना, तो यही मानकर चला जाएगा ना कि हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो। अगर वो जीवित होता तो उसके बारे में ज़रूर सुना होता। तो यहाँ पे ये बात साबित करने का भार उसी पर होगा जो ये कह रहा है कि नहीं नहीं वो तो अभी भी जीवित है, वो तो अभी भी जिंदा है, 7 साल के अंदर में भले ही किसी ने उसके बारे में ना सुना हो, लेकिन वो अभी भी जीवित है। अब कोई ये बात अपने मुंह से बोल रहा है, कोई ये कह रहा है कि वो अभी भी जीवित है, तो ये बात उसी को प्रूफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिर से हम एक केस लॉ देखेंगे, दर्शन सिंह वर्सेस गुज्जर सिंह, 2002 का केस है, और ये केस भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस मामले में जो वादी था वो एक ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर होने का दावा कर रहा था जिसके बारे में पिछले 7 सालों से किसी ने कुछ भी नहीं सुना था। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तारीख को मुकदमा लाया गया था उस तारीख को मृत्यु की तारीख मान लेना चाहिए हमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मृत्यु की अवधारणा की जा सकती है, लेकिन किस तारीख को डेथ हुई ये साबित करने का भार दावेदार का होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सीधा केस आपका इसी सेक्शन से डील करता है, इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन 110 किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति मर चुका है इस बात के बारे में अगर कोई व्यक्ति कहता है तो वो उसी को प्रूफ करना होगा, उसकी डेथ उसको प्रूफ करनी होगी। और 111 किसकी बात कर रहा है कि अगर कोई ये कह रहा है कि भले ही 7 साल से किसी ने उसके बारे में ना सुना हो, बट कोई ये कह रहा है कि वो अभी भी जीवित है, तो ये बात उसी व्यक्ति को प्रूफ करनी होगी कि वो जीवित है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 112। ये भी कुछ और चीज़ों के यहाँ पे सबूत की भार की बात करता है, जैसे कह रहा है कि भागीदार हो, भूस्वामी और अगर कोई किराएदार वगैरह है, मालिक और अभिकर्ता है, तो उनके मामले में सबूत का भार किस पर होता है। तो एक तरीके से ये रिलेशनशिप के केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है, क्योंकि देखो ये रिलेशंस ऐसे होते हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं कि जिन्हें कोई व्यक्ति ऐसे ही बोलकर नहीं बना लेता, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट से बनते हैं। ये जितने भी रिलेशन होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही ये सारे संबंध बनाए जाते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही संबंध बनते हैं। जैसे अगर 2 लोग पार्टनर बन रहे हैं तो पार्टनरशिप एक्ट अलग से बनाया गया है ना, और पार्टनर बनते हैं तो पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई किराएदार है या कोई मकान मालिक है, तो वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि एक व्यक्ति मकान मालिक है और एक किराएदार है। अगर प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं 2 लोग, तो इसके लिए भी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है। तो बेसिकली जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ये सब के सब हमारे थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर बनाए जाते हैं। तो ऐसे मामलों में सबूत का भार किस पर होता है वो इसमें बताया गया है कि जबकि मान लो क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति भागीदार है, मतलब 2 लोग आपस में पार्टनर है या नहीं, या 2 लोग आपस में मकान मालिक किराएदार है या नहीं, या 2 लोग आपस में प्रिंसिपल और एजेंट है या नहीं, तो यह दर्शित कर दिया जाता है कि वो इस रूप में कार्य करते रहे हैं, मतलब इस तरीके से वो आपस में डील करते रहे हैं। तब ये साबित करने का भार इन संबंधों में परस्पर अवस्थित नहीं है, तो उस व्यक्ति पर होगा इस चीज़ को प्रूफ करने का भार जो उसे अभिपुष्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ना इन रिलेशंस में बताता है कि मतलब अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई उनमें रिलेशन ये नहीं रहे हैं, तो वही साबित करेगा ना कि वो रिलेशन नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से
सेक्शन 113 ओनरशिप के बारे में बात करता है। ओनरशिप में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? तो जब ये प्रश्न कोर्ट के सामने उठता है कि ऐसी किसी भी चीज़ का कोई व्यक्ति स्वामी है या नहीं है जिस पर उसका कब्जा है, तो मान लो कोई व्यक्ति किसी घर में रह रहा है और उसका उस पर कब्जा है, अब वो उस चीज़ का, उस घर का मालिक है या नहीं, ये साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ये कहता है कि भाई वो मालिक नहीं है उस घर का। तो वही साबित करे क्यों वो ऐसा कह रहा है कि वो उस घर का मालिक नहीं है, जबकि कब्जा तो उसी का है उस घर पर। तो इस तरीके से तो जो व्यक्ति मना करता है, कहता है कि वो उस घर का मालिक नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर किसी व्यक्ति का कब्जा है और सामने वाला कह रहा है कि वो उसका मालिक नहीं है, तो वही प्रूफ करेगा ना, जो कह रहा है कि वो उसका मालिक नहीं है। नेक्स्ट आता है 114, उन संव्यवहारों में सद्भाव को साबित करना जहां एक पार्टी, एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। अब सेक्शन 114 में कहा गया है कि जहां पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन के सद्भाव के बारे में कोई क्वेश्चन है जिनमें से एक का दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास है, तो वहां उस ट्रांजैक्शन के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर होता है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में होता है। अच्छा, पहले ये बताओ सक्रिय विश्वास क्या होता है? मतलब एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो एक्टिव कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है या सामने वाला आपको प्रभावित कर सकता है। जैसे कि दो लोगों का संबंध, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन हो गया, तो ये बहुत ही विश्वास वाले रिलेशंस होते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई बाबा है, अब वो अपने किसी भक्त से कहते हैं कि जो उनको बहुत ज़्यादा मानता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम कर दो, बाबा जी कहते हैं अपने भक्त से, जिससे उसे स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। और अगर कल को इस बात पर कोई इशू हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस में लाकर किया गया है और उस ट्रांजैक्शन की ईमानदारी पर सवाल उठने लगे, तो फिर क्या होगा? तो उसके गुड फेथ का प्रूफ कौन देगा कि वो ट्रांजैक्शन बैड फेथ, बुरे विश्वास में नहीं बल्कि एक अच्छे विश्वास में किया गया है? तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर उस व्यक्ति पर होगा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस यानी सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। यानी ये जो हमने एग्जाम्पल देखा ना, इसमें बाबा पर ही होगा वो बर्डन ऑफ प्रूफ कि ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुआ था। इसी तरीके से जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशन होता है, तो डॉक्टर पर यहाँ पे होगा, यानी वो व्यक्ति जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में होगा वो इस चीज़ को प्रूफ करेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो किसी बुरे प्रभाव की वजह से नहीं बल्कि गुड फेथ, सक्रिय विश्वास की वजह से हुआ है और एक्टिव कॉन्फिडेंस में हुआ है। और यहाँ पे देखो हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, मुवक्किल के द्वारा अधिवक्ता के पक्ष में की गई बिक्री का जो सद्भाव है मुवक्किल द्वारा लाए गए मुकदमे में प्रश्नगत है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार किस पे होगा? एडवोकेट पर होगा। एडवोकेट इस बात को प्रूफ करेंगे कि जो भी उसके पक्ष में जो भी यहाँ पे हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है वो गुड फेथ में हुआ है, किसी बुरे विश्वास या बैड फेथ में उससे ऐसा कुछ नहीं कराया गया है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो भी हमने देखे, और ये जितने भी हमने प्रोविजंस पढ़े हैं बर्डन ऑफ प्रूफ से लेकर, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सेक्शंस इसलिए पढ़ते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि जब भी हम कोई भी एक्ट या कोई भी लॉ पढ़ते हैं, कोई भी जैसे हमने बीएनएस पढ़ा, तो बीएनएस में हमने देखा कि किस सेक्शन में क्या बात कही गई है। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम में सेक्शंस लिखते हो तो और ज़्यादा आपका आंसर अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको बेयर एक्ट के अंदर के मेन जो प्रोविज़न होते हैं वो पता लग जाते हैं। साथ ही जो भी एक्सप्लेनेशंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, प्रोवाइजोज होते हैं, वही हमें वो सारी चीज़ें क्लियर कर पाते हैं कि बेसिकली उस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो ये जो हमारी आज की वीडियो था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।